नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज जो स्टॉक मैं बताने जा रहा हूं वो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रो रिसोर्सेज, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको उनके मिलने वाला तेल का कारोबार करती है ये। और इससे ये सिद्ध होता है कि ये मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी है। रोटी कपड़ा, पहले ये स्टॉक को मैं कई सालों से बात कर रहा हूँ बट ये बढ़ता नहीं था। 2021 तक तो बहुत स्लो चलता, मैंने कभी भी इसको नहीं बताया, लेकिन अब ये मेरे रडार में आ चुका है। 2021 से लेके 2020 तक बेहतरीन रिटर्न दी और विगत 5 सालों में ही इसमें देखने को मिली है। 5 सालों की रैली का परिणाम है कि 2281% तक ये स्टॉक 166 रुपये जाने के बाद ये गिरना शुरू हुआ था तो 43% गिरा मार्च 2025 तक। फिर 13 मार्च 25 के बाद ब्रेकआउट आया है, वहां से 72%। छोटी सी कंपनी है, 915 कर्मचारी है। गुजरात की ये कंपनी है, बेसिकली डीमर्ज होकर बनी है, अलग होकर बनी है ये कंपनी। इसका नाम था 2014 में ये बनी थी, उसके बाद डीमर्ज हुई ये गोक्वाइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड से। गांधीधाम में थी ये, फिर बाइंड मिल ARL के हिस्से में आई। क्वार्टर अहमदाबाद गुजरात है, NSE BSE दोनों में लिस्टिंग। तो मेनली कंपनी ARL रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बनाती है, सनफ्लावर ऑयल बनाती है, सरसों का तेल बनाती है। इसमें शामिल है कच्ची घानी के तेल, कोल्ड प्रेस्ड स्टाइल होता है, ग्रो नट ऑयल बनाती है, कॉटन सीड से ऑयल बनाती है, राइस ब्रेन ऑयल बनाती है, पॉम ऑयल बनाती है। इसमें पाल्मोलिन एंड वनस्पति कुकिंग फैट शामिल है। इस प्रकार सभी प्रकार के ऑयल जो खाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, रुचि अनुसार कोई मूंगफली का तेल खाता है, कोई सरसों का तेल खाता है, कोई सोयाबीन का तेल खाता है, कोई चावल का तेल खाता है। तो ये अब सुविधा अनुसार ये सभी ब्रांड बनाती है, सभी का तेल निकालने का कार्य करती है, रिफाइन करने का काम भी करती है और कच्ची घानी का भी तेल भी। इनके ब्रांड का नाम है बीटा लाइफ, महक, प्राइड, रिचफील्ड। और ये नॉन एडिबल ऑयल में कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव्स, ये कंपनी कैस्टर ऑयल भी बनाती है। फर्स्ट स्पेशल ग्रेड रिफाइन होता है ये, हाइड्रोलाइसेड और न्यूट्रीलाइज्ड होता है, फार्मास्यूटिकल के काम में आता है, दवाई बनाने के। जो बहुत सारी इंडस्ट्री, केमिकल वाली, फार्मास्यूटिकल, लुब्रिकेंट, कॉस्मेटिक और उस इंडस्ट्री में प्रयोग में लाया जाता है। सीड कृषि करती है कंपनी, मील बनाती है, बाय प्रोडक्ट बनाती है। जब तेल निकल जाता है तो फिर उसका क्या करें, कचरा का, वो लीफ ओवर सीड और केक कहलाता है। ऑयल केक भी कहते हैं इसको, जो एनिमल फीड के काम में आता है, पशुओं के चारा के काम में और अन्य उपयोग में। ये सामान्य बात है एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल बिजनेस में कि उसका जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो बाय प्रोडक्ट बनाने के काम। इस प्रकार उनकी कई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां और रिफाइनरी हैं गुजरात और अन्य जगहों में, और उन्होंने ऐसी जगह ये इकाइयां बनाई हैं ताकि पोर्ट और लॉजिस्टिक सस्ता पड़े और आसानी से पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। ऐसी उनकी इकाइयां उस जगह स्थापित हैं। प्लांट तो गांधीधाम गुजरात और रिफाइनरी है, फैसिलिटी है कृष्णा पट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के पास, और हल्दिया वेस्ट बंगाल प्लांट है, इन्होंने एक्वायर्ड किया है। इस प्रकार डोमेस्टिक और मार्केट इंडिया में कई स्टेट में माल बेचते हैं भी करते हैं। कैस्टर ऑयल और अदर ऑयल प्रोडक्ट मैनी कंट्रीज को, जैसे US, चाइना, EU, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रसिया, वियतनाम, और इनकी कई सब्सिडीज इंडिया में और बाहर भी हैं जिनके थ्रू ये काम कर, जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया में इनकी ओवरसीज सब्सिडी रॉ मटेरियल जुटाने में और उसकी ट्रेडिंग करने के काम आती। भारत में एक सोयाबीन उत्पादक देश, बड़ी मात्रा में भारत में सोयाबीन का उत्पादन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन है इस कंपनी के पास। प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, चाहे एडिबल ऑयल हो चाहे नॉन एडिबल ऑयल हो, दोनों बनाती है। इसके अलावा
उससे जो कचरा बचता है वो बाय प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं है। वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ये क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड डेरिवेटिव प्रोडक्शन का काम करती है और इसके अलावा कंट्रोल करती है लॉजिस्टिक को, मार्जिन का फायदा मिल और रॉ मटेरियल गुजरात में मिल जाता है और गुजरात के आसपास मध्य प्रदेश है, तो इस प्रकार रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो आसानी से मिल जाता है और इनका स्ट्रॉन्ग कैस्टर का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों को फिर भी चैलेंज बने रहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो इनके भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है। ऑयल के जो लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो इनको बाजार से खरीदना पड़ता है, कभी ऊंचे दाम पे मिलता है कभी नीचे दाम पे मिलता है, उसके वैल्यू पर सिचुएशन बना रहता है। और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या है, एडिबल ऑयल सीड्स, पाम ऑयल, कैस्टर सीड्स आदि इनको जुटाना पड़ता है, ये बहुत महंगे भी हो जाते हैं, सस्ते, मार्जिन इनके टाइट बने रहे। वर्किंग कैपिटल, इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो तो बहुत बड़े वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए स्टोर रखना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गोदामों में करके रखना पड़ेगा। जब तो कंटिन्यू रूप से फैक्ट्री चल, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। और भारत सरकार और विदेशी सरकार की जो नीतियां हैं अनाज को लेकर, एडिबल नॉन एडिबल ऑयल्स को लेकर, उनके रॉ मटेरियल को लेकर, केमिकल डेरिवेटिव्स को लेकर, इनकी रेगुलेटरीज कभी कई बार प्रॉब्लम। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी मांग घटनी नहीं है, इसके लेवल होता है, जितना चाहो बढ़ाना व्यापार को उतना बढ़ा सकते हो। ऑयल और नॉन एडिबल कैपेसिटी एक्सपेंशन की तो अनंत गुंजाइश। तो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में कंपनी ऑनलाइन रूप से प्लांट ऑनलाइन कारोबार करती है। बायोडीजल प्लांट है कंपनी का, 2026 में स्थापित करने जा रही है और भी क्षेत्रों में स्कोप कर सकती है, एथेनॉल बना सकती है चाहे तो। मार्केट डिमांड एलमाइंड है इसका। भारत में एडिबल ऑयल की खाने के जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगी और ज्यादा यूज बढ़, लेकिन लोग अभी तेल को लेके सतर्क हो रहे हैं, हेल्थ दृष्टिकोण भी रहता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी इसकी मांग बढ़ेगी। यूटिलाइजेशन रेट है इसका 80 से 90% क्षमता में चल रहा है। फाइनेंशियल लिक्विडिटी है कंपनी के पास, आसानी से कंपनी को कैश, बैंक बैलेंस उपलब्ध है, डिपॉजिट है बैलेंस में और ज्यादा डेप्ट के ऑब्लिगेशन नहीं है। सेक्टर में बहुत कंपटीशन है तो मार्जिन मेंटेन करना, हाई वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत है। रॉ मटेरियल पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, फसल पर कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एक बात इसके प्लस पॉइंट में, कंपनी तब भी बहुत जबरदस्त इनकम कमा रही है। अकेले एक में इतनी कमाई होना गजब की बात है। 4,924 करोड़ की एक Q1 की इनकम है, पिछले साल से 15% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 71 करोड़, एक क्वार्टर 30% ज्यादा पिछले साल से। ₹4.85, 35% ज्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट का मार्जिन कम है, 1% ज्यादा पिछले साल से। साल भर की इनकम की बात की जाए, साल 20,551 करोड़ की इनकम थी, 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ₹16.64 का EPS, गजब की इनकम आई थी। और इसी बढ़ोतरी की वजह से स्टॉक में दम दिखी है, जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ रही, 66 पॉइंट की दर से 5 साल से। 1,006 करोड़ के रिजर्व में तो 50% जो है बारोइंग है, 544 करोड़ की। बढ़िया सेल्स ग्रोथ है, 3 साल से 23% की, 5 साल से 28%। ये रिटर्न ग्रोथ भी बहुत शानदार है स्टॉक की, 5 साल से 88% की। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 27%, सराहनीय है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी का बड़ा महत्व रहता है। और पिछले ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.2 का है, ₹2 की फेस वैल्यू है। दोस्तों NSE BSE दोनों इस स्टॉक को कंटिन्यू रडार में रखना चाहिए और अगर ये नीचे मिल जाता है तो कंटिन्यू शिप मोड में बहुत स्ट्रांग कंपनी प्रतीत हो रही है। गोकुल एग्रो में 73.67% अभी भी प्रमोटर का हिस्सा होना आश्चर्यजनक है। 11.46 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 13.42 पब्लिक है, 0.01 म्यूचुअल फंड है, 1.44 FII। इसमें प्रमोटर प्लेजिंग होती है, ये भर चिंता का विषय है। 13.8% हिस्सा जून क्वार्टर में भी इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग का गिरवी रख के उधार लिया, लेकिन ये भी उतना बड़ी चिंता का विषय नहीं है।
बस ये सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन वाला है। तो स्टॉक बॉटम लाइन में यही कहा जा सकता है, यदि आप इन्वेस्टर हैं और 5 साल दे सकते हैं तो ये स्टॉक को चुना जा सकता है। ये लगातार एक्सपेंशन में लगी है, नए हैं, बायोडीजल की तरफ जा रही है, एथेनॉल की तरफ अगर जाती तो ये बहुत और ज़्यादा जंप मार सकता है। ये प्रूव हो गए प्रॉफिट मार्जिन, तो ये स्टॉक की बढ़ोतरी का कारण बन सकती, लगातार विस्तार भी कर सकती है। एफिशिएंट ऑपरेशन है। मुझे लगता है कि जो सुधार फाइनेंशियल आंकड़ों में फायदा और मिलेगा अभी आगे, आप इसको रडार में रखिए। धन्यवाद दोस्तों।